झारखंड में आजकल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब सीएनटी एक्ट और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट, इन पर फिर से काफी चर्चा हो रही है। हाँ, सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की आदिवासी सलाहकार परिषद टीएससी की बैठक में भी और नीति आयोग के साथ भी इन कानूनों का जिक्र किया है। और कैसे ये निवेश की राह में कुछ मुश्किलें पैदा करते हैं, इस पर भी बात हुई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जरूर कि ये कानून असल में हैं क्या और झारखंड के विकास, खासकर निवेश पर इनका क्या और कैसा असर पड़ता है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सीएनटी और एसपीटी कानून आखिर हैं क्या और क्यों बनाए गए थे ये? देखिए, ये कानून जो है, इनका मुख्य उद्देश्य था झारखंड के आदिवासी यानी एसटी, अनुसूचित जाति एससी और पिछड़ा वर्ग बीसी समुदायों के जमीनी अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा, मतलब जमीन बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ताकि इनकी जमीन आसानी से गैर आदिवासियों या बाहरी लोगों को ना बेची जा सके या ट्रांसफर ना हो सके। इससे उनकी एक तरह से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। सुरक्षा वाली बात तो समझ आती है, लेकिन फिर ये निवेश में बाधा कैसे बनते हैं, ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, यहीं पे थोड़ी पेचीदगी है। बाधा बनने के कई कारण हैं असल में। जैसे? सबसे पहला तो है जमीन के ट्रांसफर पर सख्त रोक। सीएनटी एक्ट की धारा 46 है, वो साफ तौर पर आदिवासी एससी बीसी की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने से रोकती है। अच्छा। सिर्फ उसी इलाके के आदिवासी ही जमीन ले सकते हैं, वो भी जिला उपायुक्त यानी डीसी की इजाजत से। और ये इजाजत मिलना आसान होता है? नहीं, प्रक्रिया है। और संथाल परगना में जो एसपीटी एक्ट है, वो तो और भी सख्त है। वहां आदिवासी अपनी जमीन को आसानी से व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए या किराए पर भी नहीं दे सकते। तो इसका सीधा नतीजा ये होता है कि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी है या मान लीजिए माइनिंग करनी है, तो उसके लिए जमीन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर मान लीजिए गैर खेती वाले काम के लिए जमीन चाहिए, जैसे इंडस्ट्री या माइनिंग ही, तो क्या कोई रास्ता है? सीएनटी एक्ट की धारा 49 में थोड़ी गुंजाइश है। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन ली जा सकती है, लेकिन फिर वही बात, डीसी की मंजूरी चाहिए और वो प्रक्रिया लंबी और थोड़ी जटिल है। एसपीटी एक्ट में तो ये और भी मुश्किल है। अब निवेशक तो तेजी चाहते हैं ना। बिल्कुल, टाइम इज मनी उनके लिए तो। सही कहा। तो इन कानूनों के कारण वो तेजी मिल नहीं पाती। एक और बड़ी दिक्कत है बैंक लोन की। वो कैसे? इन जमीनों को गिरवी रखने की इजाजत नहीं है, तो बैंक इन्हें कोलैटरल की तरह इस्तेमाल करने से हिचकते हैं, कर्ज नहीं देते। तो फिर स्थानीय लोग या कोई छोटी कंपनी पूंजी कैसे जुटाएगी? बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक और पहलू है विस्थापन का डर और सामुदायिक विरोध। हाँ, ये तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल। कई बार सरकार या कंपनियां गैर आदिवासी जमीन या सरकारी जमीन भी लेना चाहती हैं, जैसे गैर मजरूआ या कैसरे हिंद जमीन। तब भी स्थानीय समुदाय विरोध करते हैं। हाँ। जैसे 2016 में हुआ था, जब इन कानूनों में संशोधन की कोशिश हुई थी, तो भारी विरोध हुआ। लोगों को डर था कि उनकी जमीनें चली जाएंगी। सही बात है। ये सिर्फ कानून नहीं, पहचान से भी जुड़े हैं। एकदम। ये सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी बदलाव तुरंत सामाजिक और राजनीतिक विरोध खड़ा कर देता है। इससे निवेशकों के लिए रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या इनमें बदलाव की मांगें भी होती रही हैं, मतलब अलग अलग तरफ से? हाँ, मांगे दोनों तरफ से आती हैं। एक तरफ तो आदिवासी समुदाय हैं या उनके संगठन हैं, वो चाहते हैं कि कानून और सख्त हो ताकि जमीन और सुरक्षित रहे। हाँ, और जो गैर कानूनी ट्रांसफर हुए हैं वो रद्द हों, जैसे तारा भगत समुदाय की मांग है। दूसरी तरफ सरकारें और कॉर्पोरेट जगत है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि विकास के लिए, जैसे सड़क, उद्योग, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण थोड़ा आसान हो, जैसा 2016 में रघुबर दास सरकार ने कोशिश की थी। उनका तर्क होता होगा कि इससे आर्थिक विकास होगा, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, यही तर्क दिया जाता है। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आदिवासियों को अपनी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने या लोन लेने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन इसमें भी तो खतरा देखते होंगे कुछ लोग। हाँ, कई एक्टिविस्ट मानते हैं कि इससे आखिरकार जमीन पर मालिकाना हक खतरे में पड़ सकता है। वो जो 2016 वाली कोशिश थी, उसका क्या हुआ था आखिर में? उसका तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ। उस समय की सरकार ने कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग आसान बनाने की कोशिश की थी। लेकिन विपक्षी दल जैसे जेएमएम, कांग्रेस और लगभग सभी आदिवासी संगठनों ने इसे मतलब आदिवासी अधिकारों पर हमला बताया। और तब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। जी हाँ,
उन्होंने 2017 में वो बिल हटा दिए थे और सरकार से पूछा था कि ये आदिवासियों के लिए लाभकारी कैसी होंगे, ये साफ नहीं है। तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। हाँ, आखिरकार अगस्त 2017 में सरकार ने वो विधेयक वापस ले लिए। तो अभी जो हाल में टैक और नीति आयोग में मुख्यमंत्री की बातें हुई हैं, वो इसी पुरानी और जटिल कश्मकश को दिखाती हैं। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब ये संतुलन कैसे बने, विकास भी हो और अधिकारों की सुरक्षा भी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल तो है, शायद जवाब ये या वो में नहीं बल्कि कैसे में है। एक मिला जुला रास्ता सोचना होगा। कैसा रास्ता? जैसे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी हो, तेज हो, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन आदिवासियों की जमीन ली जा रही है उनकी उसमें हिस्सेदारी हो, उन्हें उसका लाभ मिले। ठीक है। और कोशिश हो कि गैर आदिवासी या सरकारी जमीन का इस्तेमाल पहले किया जाए। बैंकों के लिए शायद कोई खास लोन नीतियां बने। और केंद्र राज्य समन्वय, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा। हाँ, वो तो बहुत ही जरूरी है। बिना आपसी तालमेल के संभव नहीं होगा। एक और बात दिमाग में आ रही है, क्या सिर्फ प्रक्रिया बदलने से होगा या फिर विकास के मॉडल पर ही पुनर्विचार करने की जरूरत है? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। क्या सिर्फ औद्योगिक विकास ही एकमात्र रास्ता है? इस पर सोचना होगा। कोई और मॉडल हो सकता है? हाँ, जैसे कुछ लोग नॉर्डिक देशों, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह के मॉडल का जिक्र करते हैं। अच्छा, वो कैसा मॉडल है? वो मॉडल आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण, बराबरी, पर्यावरण की सुरक्षा और सर्विस सेक्टर पर बहुत जोर देता है। मतलब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं? वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे होने वाली आय का बड़ा हिस्सा मुफ्त या बहुत सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी चीजों पर खर्च करते हैं। इसके लिए ऊंचे टैक्स और मजबूत सरकारी व्यवस्था होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में सीएनटी और एसपीटी कानून जो है वो आदिवासी पहचान और उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वो एक तरह से सुरक्षा कवच हैं। लेकिन वही कानून राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश लाने के रास्ते में काफी जटिल चुनौतियां भी पेश करते हैं। ये एक सच्चाई है। संतुलन बनाना आसान नहीं है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जरूर। क्या असली चुनौती सिर्फ विकास करने या ना करने की है, या फिर ये है कि विकास कैसे किया जाए? बिल्कुल। और क्या नॉर्डिक मॉडल जैसा कोई नजरिया जो व्यापक कल्याण और संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल पर आधारित हो, वो झारखंड के लिए जमीनी हक और तरक्की के बीच कोई बेहतर तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है? इस पर विचार किया जाना चाहिए।